देहरादून में पहले 7 जून से गैरसैंण में था प्रस्तावित। उत्तराखंड सरकार ने अपने 2.5 लाख कर्मियों पेंशनरों को दिया तोहफा और महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के भी दिया आदेश। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में नहीं होना पड़ेगा खड़ा, अब टोकन सिस्टम से होंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। उत्तराखंड में आज आए कोरोना के 8 नए मामले, 9 मरीज हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के साथ जून की शुरुआत, अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर आउटसोर्स नौकरी के लिए अब नहीं लगेगी सिक्योरिटी मनी। आउटसोर्स नौकरी के लिए ली जा रही सिक्योरिटी मनी पर रोक लगाने की बात सामने आई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों पर लगी रोक, कर्मचारियों को अब नहीं देनी होगी सिक्योरिटी मनी। कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति के लिए रखी गई थी शर्त। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फर्म को नोटिस किया था जारी और विभाग ने कंपनी को 1 दिन में जवाब देने की कही थी बात। ब्लैकलिस्ट करने की भी चेतावनी दे दी गई थी। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां पर सिक्योरिटी मनी अब आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नहीं लगेगी। अब नहीं देना होगा कर्मचारियों को सिक्योरिटी मनी, तो कर्मचारियों को सिक्योरिटी मनी अब नहीं देनी होगी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति के लिए रखी गई थी शर्त। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फर्म को जारी किया था नोटिस। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से फर्म को नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ब्लैकलिस्ट करने की भी चेतावनी यहां पर साफ तौर पर दी गई थी। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी दी गई थी। और देहरादून से खबर है, आउटसोर्स नौकरी के लिए अब नहीं लगेगी सिक्योरिटी मनी। तो आउटसोर्स नौकरी के लिए अब सिक्योरिटी मनी नहीं लगेगी। आउटसोर्स नौकरी के लिए ली जा रही सिक्योरिटी मनी पर रोक लगाने की बात सामने आई है। तो आउटसोर्स नौकरी के लिए अब सिक्योरिटी मनी नहीं देना होगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों पर भी रोक लगाई गई है। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से कर्मचारियों को अब नहीं देना होगा सिक्योरिटी मनी। तो कर्मचारियों को अब सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी और नियुक्ति के लिए रखी गई थी शर्त। तो कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रखी गई थी शर्त और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फर्म को नोटिस किया था जारी। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फर्म को नोटिस जारी किया था। अहम जानकारी आपको हम बता दें, विभाग ने कंपनी को 1 दिन में जवाब देने की कही थी बात। तो ब्लैकलिस्ट किए जाने की चेतावनी भी दी गई थी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें देहरादून से, जहां पर आउटसोर्स नौकरी के लिए नहीं लगेगी अब सिक्योरिटी मनी और आउटसोर्स नौकरी के लिए ली जा रही सिक्योरिटी मनी पर रोक। तो सिक्योरिटी मनी पर रोक की बात सामने आई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों में रोक लगी है। तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों में लगी रोक, कर्मचारियों को अब नहीं देनी होगी सिक्योरिटी मनी। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर अयोध्या जी में राम जन्मभूमि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रामलला के भव्य मंदिर के गर्भगृह के पावन निर्माण के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बधाई संदेश दिया गया है। हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम के गर्भगृह का आज शिला पूजन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है, जो सभी राम भक्तों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं उसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ। लगभग 2 साल पूर्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का, भव्य परिसर का निर्माण का काम प्रारंभ हुआ है और मुझे विश्वास है जल्दी ही जो है भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि पर भव्य परिसर का निर्माण होगा। भव्य और दिव्य जो केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और संस्कृति का केंद्र बनेगा। हमारे आराध्य देव। और हरिद्वार में कोरोना काल के चलते बीते 2.5 साल से हरिद्वार के बाजार और तमाम कारोबार यात्रियों के अभाव में पड़े थे और इस बार यात्रा शुरू हुई तो
कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन हरिद्वार में कुछ ऐसे भी कारोबारी हैं जो आने वाली यात्रियों की सेवा मार पिटाई से करते हैं और हरिद्वार के बड़े ट्रैवल्स कारोबारियों में शुमार कोणार्क ट्रैवल्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कार्यालय के अंदर 2 यात्रियों को गिरा-गिराकर पीटा जा रहा है। इस मारपीट के दौरान यात्रियों के साथ आए एक अन्य यात्री ने इसकी वीडियो बना ली। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि 2 यात्री जमीन पर पड़े हुए हैं। ये गगनदीप जी है, उन्होंने मेरे बंदे को मारा, बहुत मारा। और हम पुलिस लेके आ रहे, हम हमारा पैसा बातें का लेकर आए। जो तो ये है कोणार्क ट्रैवल्स, ये है, ये बंदा चोर है, चोर। ये सबके पैसे लेता है, लोगों को मारता है। हाँ, ये बंदा चोर है, चोर। हमारा पैसा ले लिया, बंदे को मारता है। बोरी, ये गगनदीप जी है, उन्होंने मेरे बंदे को मारा, बहुत मारा। हाँ, और हम पुलिस लेके आ रहे, हम हमारा पैसा बातें का लेकर आए। जो तो ये है कोणार्क ट्रैवल्स, ये है, ये बंदा चोर है, चोर। ये सबके पैसे लेता है, लोगों को मारता है। हाँ, ये बंदा चोर है, चोर। हमारा पैसा ले लिया, बंदे को मारता है। और उत्तराखंड बनने से पहले राज्य के लोगों ने जो आंदोलन अलग अलग राज्य की मांग को लेकर शुरू किया था, उस आंदोलन को 9 नवंबर साल 2000 में कामयाबी मिली। राज्य गठन के बाद देहरादून को अस्थायी राजधानी बना दिया गया, जबकि अलग राज्य की राजधानी के लिए गैरसैंण का नाम 60 के दशक में ही सामने आ गया था। लेकिन लंबे समय तक गैरसैंण केवल राजनीति का ही एक मुद्दा बनकर रह गया। राज्य गठन के करीब 20 सालों के बाद 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने मार्च महीने में गैरसैंण में एक विधानसभा सत्र किया और इसी दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी, जबकि इससे पहले कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा की नींव रखी थी। दोनों पार्टियां बारी बारी से सत्ता पर काबिज रही, लेकिन गैरसैंण के नाम पर सरकारें सिर्फ क्रेडिट लेती रही हैं। तो क्या गैरसैंण उत्तराखंड के लोगों के लिए एक सपना और नेताओं के लिए बस एक मुद्दा है? इसी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यह वह तारीख है जब लंबे समय से एक अलग पर्वतीय राज्य बनाने की मांग को लेकर केंद्र ने माना था और उत्तर प्रदेश से अलग एक नए राज्य का गठन हुआ था। दरअसल पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश में बनने वाली सरकारों का अपने क्षेत्रों के प्रति रवैया देखकर एक अलग पर्वतीय राज्य बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन किया। देहरादून से लेकर दिल्ली तक पहाड़ों पर रहने वाले लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन भी किए। इन प्रदर्शनों पर संज्ञान लेते हुए केंद्र में उस समय की अटल सरकार ने उत्तर प्रदेश से एक राज्य के रूप में उत्तरांचल को बनाने की सहमति दी। केंद्र की सहमति के बाद उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया, जबकि साल 2008 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया और इसकी अस्थायी राजधानी देहरादून को बना दिया गया। गढ़वाल और कुमाऊं के सेंटर में पड़ने वाले गैरसैंण का नाम राजधानी के लिए 60 के दशक में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के आगे किया था और इसी दौरान उत्तराखंड राज्य के लिए जब आंदोलन किया जा रहा था, उस समय गैरसैंण को ही राज्य की प्रस्तावित राजधानी माना गया था। धीरे धीरे यह मुद्दा लोगों की भावनाओं से जुड़ गया, लेकिन शायद स्थानीय नेताओं के लिए यह मात्र एक चुनावी मुद्दा ही था। यही कारण है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड के स्थानीय नेताओं को करीब 20 साल लग गए और इन 20 सालों में भी गैरसैंण को मात्र अस्थायी राजधानी घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली त्रिवेंद्र रावत सरकार ने यह ऐलान किया था, इसलिए भाजपा ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का क्रेडिट अपनी सरकार को देती है। यही नहीं, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद भी सरकार गर्मियों में विधानसभा सत्र गैरसैंण में नहीं करा रही है। हालांकि इस पर बीजेपी अपना तर्क भी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है और हमने वहाँ सत्र भी किए हैं। वर्तमान सत्र भी वहीं होना था, लेकिन यात्रा के चलते इस सत्र को देहरादून में किया जा रहा है। और मैं याद दिला दूं कि श्री हरीश रावत तो पूरे उत्तराखंड के लोगों से कह रहे थे कि यात्रा के दौरान कृपया उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा ना करें। और इसी कारण से जब ये सत्र का स्थान बदला गया तब हरीश रावत जी इसके विरोध में बोलने लगे हैं। तो ये केवल उनकी राजनीति है। जहाँ तक विकास का सवाल है तो 25,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट जो है गैरसैंण के लिए तैयार किया गया और उस पर काम तेजी से चल रहा है। अब कांग्रेस को विकास दिखाई नहीं देता तो कांग्रेस का दृष्टि दोष है।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भाजपा की सरकार ने आखिरी बार विधानसभा सत्र चलाया था और इसी दौरान सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण को अस्थायी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया था। भाजपा इस पर खुद को क्रेडिट देती है, लेकिन यह सच भी है कि गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने की शुरुआत कांग्रेस की हरीश रावत सरकार के समय पर हुई थी। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने गैरसैंण में टेंट लगाकर विधानसभा सत्र भी चलाया था। कांग्रेस सरकार ने जो स्ट्रक्चर अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान बनवाया था, गैरसैंण में अभी भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। यानी भाजपा सरकार ने घोषणा तो की, लेकिन सरकार ने गैरसैंण में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। यही कारण है कि अब चारधाम यात्रा का बहाना बनाकर सरकार गर्मियों में होने वाले बजट को देहरादून में ही कर रही है। फिलहाल में जो है वो गैरसैंण से भागने का काम उन्होंने किया है। गैरसैंण में जो सत्र होना था इस बार ग्रीष्मकालीन का, वो 14 तारीख से जो है सुनने में आ रहा है कि सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि वो देहरादून में होगा। मैं समझता हूँ कि ये पूर्ण रूप से उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का, उन आंदोलनकारियों का जिन्होंने शहादत दी है, ये उनका अपमान है और भारतीय जनता पार्टी को इस अपमान पर क्षमा भी मांगनी चाहिए। और मैं उत्तराखंड की जनता से कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, जो गैरसैंण को राजधानी, अगर मैं आपसे बात करूँ इनके 2022 के घोषणा पत्र में, तो आप देख सकते हैं कि उस घोषणा पत्र अगर आप उठा के देखेंगे, कहीं पर भी गैरसैंण का जो है जिक्र नहीं था। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपनों की जो है विरोधी पार्टी। शायद भाजपा और कांग्रेस जनता से जुड़े इस भावनात्मक मुद्दे को केवल मुद्दा बनाकर चुनावों में इस्तेमाल करना चाहती है। यही कारण है कि कांग्रेस हरीश रावत सरकार के बनाए गए स्ट्रक्चर पर अपनी पीठ थपथपा आती है और भाजपा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं। जबकि यह एक बड़ा सच है कि राज्य में कई बड़े नेता राज्य गठन के 22 साल बीत जाने के बाद सत्ता पर काबिज होते हुए भी उत्तराखंड को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। के न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केदारनाथ पैदल मार्ग में घोड़े खच्चरों के साथ क्रूर व्यवहार अपनाने वाले 2 संचालकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। ये लोग बीमार पशुओं का संचालन कराने के साथ ही अधिक भार ढो रहे थे। ऐसे में प्रशासन की ओर से इन पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा मार्ग में घोड़े खच्चरों का संचालन कराने वाले पशुओं के साथ दुर्व्यवहार अपना रहे हैं। उन्हें समय से दाना पानी भी नहीं दे रहे और लगातार उन्हें पैदल मार्ग पर दौड़ा रहे हैं, जिस कारण घोड़े खच्चर बीमार पड़ रहे हैं और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। इनके अलावा ऐसे भी संचालक और हाकर हैं जो बीमार पशुओं को दौड़ाने में लगे हुए हैं और कुछ संचालक अधिक भार का ढलान भी कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से ऐसे संचालकों और हाकरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिससे आगे से कोई भी ऐसा कृत्य न कर सके। ऐसे जो खच्चर मालिक हैं जो जिनके द्वारा कमज़ोर पशुओं को या बीमार पशुओं को इस्तेमाल यात्रा में ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, उनके तत्काल हम नंबर नोट करके उनको हम ब्लॉक करवा रहे हैं, जिससे कि आगामी यात्रा जिससे कुछ दिनों तक वो ब्लॉक रहें, जिससे कि उनके खिलाफ कार्रवाई के रूप में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, जिससे कि जब तक उनका पशु ठीक ना हो जाए तब तक वो यात्रा मार्ग में ना चल सके।
ये मुख्य रूप से हमारे द्वारा विभाग द्वारा यहाँ पे पशुओं के संबंध में और ये घोड़े खच्चरों के संबंध में हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। मात्र 26 दिनों की यात्रा में 103 पशुओं की मौत हो चुकी है। पशुओं की मौत का कारण पशुपालकों की लापरवाही ही सामने आ रही है। पशुपालक गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर पशुओं को चारा दाना नहीं खिला रहे, जबकि उन्हें पानी तक नहीं पिलाया जा रहा है। ऐसे में पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और उनकी मौत हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने ऐसे पशुपालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर 20 सदस्यीय टास्क फोर्स टीम गठित की है, जिन्हें यात्रा मार्गों पर विभाजित किया गया है। उन्होंने कहा कि घोड़े खच्चर संचालक एवं हॉकरों पर निगरानी को लेकर 20 सदस्यीय टास्क फोर्स टीम भी गठित कर दी गई है, जिन्हें यात्रा मार्गों में विभाजित किया गया है। ये टीम गौरीकुंड से भीमबली और भीमबली से जंगलचट्टी, जंगलचट्टी से निंचोली और इसके आगे मार्गों पर भी तैनात कर दी गई है। उन्होंने बताया कि घोड़े खच्चरों की मौत के बाद सुलभ की सूचना दी जा रही है, जिससे पशुओं का सही समय से दाह संस्कार भी किया जा सके। रूप से एक श्री दिलबर सिंह ऊखीमठ के रहने वाले हैं। इनके द्वारा अपने इनके पशु का 2 दिन पहले भी इलाज किया गया था और वो बीमार था। उसके बावजूद इनको जिस समय पकड़ा गया तो उस समय ये जो है यात्रा में पशु को अपने लेकर के जा रहे थे और उसके बाद पुनः उसकी तबीयत बिगड़ी और फिर दोबारा वो वहाँ पर चिकित्सा के लिए उनको चिकित्सालय में लाया गया। तब उस समय इनके खिलाफ ही वो बीमार पशु को यात्रा में ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे। एक इनके खिलाफ हमारे द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। इसके अलावा एक मोहम्मद शहबाज हैं निवासी बिजनौर के, इनके द्वारा अपने पशु पर 2 व्यक्तियों को एक वयस्क पुरुष और उसके अलावा उनके साथ में एक 12-13 वर्ष की आयु का एक बच्चा और उनके द्वारा बैठा था और अधिक भार उसके ऊपर बहुत अधिक भार उस छोटे से खच्चर के ऊपर उन्होंने डाला था। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी से बीती 25 मई की रात्रि को आइकॉनिक काजल की 14 पेटी चोरी हो गई थी और जिनकी कीमत 51,80,000 बताई जा रही। कंपनी में हुई चोरी के बाद 30 मई को विक्रम सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह हाल निवासी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के द्वारा सिडकुल थाने में तहरीर देकर चोरी की सूचना दी गई। बाद में पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस ने जाँच पड़ताल करते हुए मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़ा गया तो इनके द्वारा ये बताया गया कि इन्होंने खबर श्रीनगर से है, जहां पर शहर से 4 किलोमीटर दूर चारधाम के पास देर रात एक कैप्सूल ट्रक अनियंत्रित होकर 100 मीटर नीचे झील में जा गिरा है। बताया जा रहा है कि वाहन में ट्रक चालक के अलावा कोई और सवार नहीं था। हादसे की जानकारी मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची है, जिसके बाद देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो वहीं लाख कोशिशों के बाद भी चालक का दलदल में कुछ भी पता नहीं चला है और SDRF ने क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की। साथ ही चालक की खोजबीन भी जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वाहन चालक मैदानी क्षेत्र से भरे हुए सीमेंट का ट्रक लेकर ऊपर की ओर जा रहा था कि तभी चारधाम के पास यह हादसा हो गया। और एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और अगली खबर चंपावत से है, जहां पर कल हुए मतदान के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने मतदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वोट डालने से रोकने और उन पर सत्ता बल का प्रयोग करने का आरोप लगाया था। तो वहीं इस पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हारते हुए देखकर बौखला गई हैं और इस तरह का बयान दिए हैं। कांग्रेस चंपावत में एक तरफा चुनाव हार रही है क्योंकि कांग्रेस ने चंपावत चुनाव में पहले ही हार मान चुकी थी। उन्होंने कहा कि चंपावत चुनाव भाजपा एक बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रही है। अगली खबर चमोली से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए खुल गई है। फूलों की घाटी में सैलानियों को 500 से भी अधिक फूलों की प्रजातियों को देखने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर का दर्जा मिला था और वैली ऑफ फ्लावर देखने देश विदेशों से पर्यटक पहुंचते हैं। पौड़ी के कोट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कुठूट गांव में गुलदार ने 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि गुलदार के द्वारा यह हमला शाम के आसपास किया गया था। गुलदार के हमले में अरविंद शाह, पीताम्बरी देवी व शिवलाल घायल हो गए। रेंजर अनिल भट्ट ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल वन विभाग की टीम को मौके पर गश्त करने के लिए भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि तीनों ही लोग आंशिक रूप से घायल हैं, जिनको जिला चिकित्सालय पौड़ी में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम द्वारा घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय में दोनों घायलों के उपचार को लेकर अस्पताल स्टाफ व घायल तथा साथ आए ग्रामीणों की बहस देखने को मिली है, जहां ग्रामीणों ने अस्पताल प्रबंधन पर अभद्रता का आरोप लगाया। तो वहीं कुछ देर बाद समझाने बुझाने पर मामला शांत हुआ है। जून के पहले सप्ताह में ट्रेन से कहीं आने या जाने का कार्यक्रम है तो इसे फिलहाल टालना उचित होगा और वजह है सहारनपुर से मुरादाबाद ट्रैक पर विभाग को पुलों की मरम्मत का काम करना। काम के लिए विभाग ने इस रूट की कई सवारी गाड़ियों का संचालन को 5 जून तक के लिए निरस्त कर दिया है। बता दें कि मुरादाबाद सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर बुंदकी व नगीना स्टेशन के आसपास रेलवे के कई पुल हैं। पुल काफी पुराने होने के कारण विभाग को पुलों की मरम्मत करानी है। मरम्मत के लिए विभाग ने इस रूट पर 1 से 5 जून तक के लिए मेगा ब्लॉक किया है और इस अवधि में मुरादाबाद सहारनपुर और मुरादाबाद देहरादून के बीच आने वाली कुल 10 सवारी गाड़ियों का संचालन रद्द किया गया है। मुरादाबाद के सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह ने बताया कि मरम्मत कार्य के लिए मुख्यालय से मेगा ब्लॉक किया गया है और इस दौरान कुछ गाड़ियां नहीं चलेंगी। यात्रियों को उचित माध्यम से इसकी सूचना भी दे दी गई है। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर कनखल थाना क्षेत्र में पहले से विवादित रहे एक निजी अस्पताल में बीती रात पहले एक नवजात और फिर बुधवार को उसकी मां की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची कनखल पुलिस ने गुस्साए परिजनों को शांत करवाया, लेकिन आपको बता दें कि परिजन आरोपी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। लोगों के आक्रोश को देखते हुए अस्पताल में पुलिस को लगाया गया है। अभी भी चल रही है। कहां से आप यहाँ पे जो इन्होंने पंजीकरण का ये ऑफिस खोल रखा है, यहाँ पे बैठे कर्मचारी लोगों को कहते हैं ऋषिकेश चले जाओ।
ऋषिकेश क्यों चले जाओ? जब पंजीकरण कार्यालय यहाँ खोला हुआ है तो यहाँ भी तो पंजीकरण हो सकते हैं, यहाँ नहीं कर रहे। हमारे हरिद्वार का सारा व्यापार ये ऋषिकेश कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ये हमारे हजारों ड्राइवर, हमारे ट्रैवल एजेंट, ट्रांसपोर्टर, टैक्सी वाले भाई, सारी आप लोगों के देखो कि क्या बुरा हाल है। हमारी मांग है कि जो पंजीकरण व्यवस्था है ये खत्म होनी चाहिए। ये आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि 2022 में इनको पंजीकरण की व्यवस्था हुई? पहले से इतने सालों से यात्रा चली आ रही है, इसमें क्या पहले यात्रा जो व्यवस्थित नहीं थी? लोग आते थे, अच्छे से 4 धाम यात्रा करते थे, सकुशल तरीके से अपने घर जाते थे। सरकार का उद्देश्य है कि हरिद्वार का जितना भी बिजनेस है उसे चौपट करके किसी भी तरीके से ऋषिकेश ले जाया जाए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर किसी पर्यटन मंत्रालय की मीटिंग हुई जिसमें कि ये पुरजोर तरीके से ये कहा गया है कि यहाँ पर पंजीकरण व्यवस्था ठोस तरीके से लागू की जाए। तहसील सोनकत, जिला देवास, मध्य प्रदेश। वहाँ से हम बराबर 45 यात्री आए हैं और यहाँ करीबन 8 दिन से फंसे पड़े हैं। ना तो कोई प्रशासन हमारी सूद ले रहा है, ना किसी प्रकार का हमसे कोई बातचीत कर रहा है। हम जब भी आते हैं कि हाँ आज पंजीयन चालू है, कल पंजीयन चालू है, लाइन में लगने के आने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। कबूतर उड़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमें। या तो प्रशासन हमें स्पष्ट कह दे कि यात्रा नहीं होगी तो हम यहाँ पर इंतजार ना करें। आज 45 आदमियों को खाना रोज खिलाना पड़ रहा है, बताइए हम कहाँ से खिलाएंगे उनको। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री जी ने भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का विशाल लक्ष्य रखा है और उसे साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। तभी तो यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018 ले आया 4.68 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और उसके बाद उनको जमीन पर उतारा भी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का पहला चरण ले आया 60,000 करोड़ के 81 प्रोजेक्ट्स। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का दूसरा चरण लाया 64,000 करोड़ के 250 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स। अब तक 3 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित हो चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूरे होने के सुअवसर पर अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तीसरे चरण के साथ उतरने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर 80,000 करोड़ से भी अधिक के 1400 प्रोजेक्ट्स। आइए साक्षी बने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 के नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।